हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करना और कुछ बेसिक डेटा टाइप का यूजेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मैंडेटरी फंक्शन है मेन, वो लिखना पड़ेगा। और जो भी प्रोग्राम है उसकी कोडिंग मेन के ब्लॉक के बीच में ही लिखी जाएगी। ठीक, जैसे कि अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपने लिखा, सपोज जैसे कि हमने लिखा था लास्ट टाइम प्रिंट एफ। ठीक, और आप जो भी मैसेज प्रिंट करोगे हेलो, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल F9 और आउटपुट विंडो के लिए ऑल्ट F5। तो ये हेलो आ जाएगा। साथ में कुछ प्रीवियस प्रोग्राम की वैल्यूज आ रही हैं या कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही हैं, इनको मिटाने के लिए हमने फंक्शन बताया था CLR SCR। तो CLR SCR का यूज करके आप सारे गार्बेज डेटा को रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन यूज किया CLR SCR, और एक फंक्शन और हमने यूज किया था getch। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और देख सकते हो स्क्रीन पर हेलो यूज हो रहा है, हेलो डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए आप इस ब्रैकेट के बाद कुछ भी टाइप कर देते हो। मान लीजिए ब्रैकेट के बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो। देखिए जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसको रन करूंगा, तो ये क्या शो कर रहा है? एरर शो कर रहा है। एरर क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर कुछ लिख दिया। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर एक रेड, यहाँ पर एक रेड मार्क आ रहा है। ठीक, इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कहीं इस ब्रैकेट के आसपास कोई गड़बड़ है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि गड़बड़ क्या है। तो मैंने कहा कि जो भी आपको कोडिंग लिखनी है वो क्या लिखनी है, मेन के ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक, ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये एंड ब्रैकेट है। जो भी आप लिखोगे इसके बीच में लिखोगे। इसके बाहर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर देगा। हाँ, आप कमेंट लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि कमेंट प्रोग्राम के अंदर काउंट नहीं होते। अब ये काम करेगा। ठीक, अब ये काम करेगा, तो आप कमेंट दे सकते हो, पर आप ब्रैकेट के बाहर कोई भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उनके डेटा टाइप्स। तो आज हम तीन डेटा टाइप्स की बात करेंगे बेसिक। पहला इंटीजर, दूसरी बात करेंगे हम फ्लोट, और तीसरा डेटा टाइप हम लेंगे कैरेक्टर टाइप का। ठीक, इंटीजर डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है? जैसे कि आपकी इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक, जैसे कि सपोज +1 4 56, ठीक, 3000, इस तरह की वैल्यू। या फिर नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, -23, ठीक, -8904, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, या फिर 0। ये सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पे कोई ऑपरेशन करने हैं, कोई काम करना है, जैसे कि 5.64, ठीक, या -5.235234, ठीक, या फिर प्लस में 98.6.23, यानी कि आपको फ्रैक्शन की किसी वैल्यू पे काम करना है, तो आप क्या डेटा टाइप यूज करोगे? फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करोगे। आपको अगर कैरेक्टर से संबंधित कोई काम करना है, जैसे कि आपको काम करना है ABCD, इन पर काम करना है, लेटर्स पर काम करना है आपको, ठीक, स्मॉल e स्मॉल t, इन सब लेटर्स पर काम करना है, तो आप किस पर काम करोगे? कैरेक्टर पर काम करोगे। ठीक, साथ में ही आ जाते हैं क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि 10। ठीक, तो 10 की वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं हो सकती। ठीक, तो दो वर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। एक वर्ड आ जाता है वेरिएबल, और दूसरा वर्ड आ जाता है कांस्टेंट। ठीक, दूसरा वर्ड आ जाता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 1 है, 4 है, ठीक, 0 है, तो 4 हमेशा क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। ठीक, पर वेरिएबल क्या होते हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू को फर्दर आगे चेंज किया जा सकता है। और वेरिएबल क्या है? एक सिर्फ नाम है। ठीक, एक नाम है, जैसा कि हमने लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल क्या है? एक नाम है जो कि क्या स्टोर करेगा? किसी वैल्यू को स्टोर करेगा। जनरली हम क्या स्टोर करते हैं उसके अंदर? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, तो वेरिएबल क्या है कि एक नाम है जो क्या स्टोर करेगा? एक वैल्यू स्टोर करेगा। और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? किसी डेटा टाइप का होगा। कौन सी डेटा टाइप का? बेसिक या तो इंटीजर टाइप का हो सकता है, कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, जैसे हम बना के देख लेते हैं, मेरे को एक वेरिएबल बनाना है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? डेटा टाइप इंट, और वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए मैंने नाम क्या रख दिया? ए। तो एक इस स्टेटमेंट पर जैसे ही हमने सेमीकोलन लगाया, तो उसको कंपाइल करेंगे, तो एक ए नाम का एक वेरिएबल मेमोरी में बन जाएगा,
और किस टाइप का होगा, वो इंटीजर टाइप का, यानी कि आप उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो वैल्यू स्टोर मैं यहाँ पर भी कर सकता था, अभी मैं सेपरेट स्टेटमेंट में कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10, ठीक। तो a के अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिया, ठीक। इसके बाद आप a की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट के लिए आपको प्रिंट कमांड का यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का, ठीक। आपको क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, 10, ठीक है। अभी मैं 10 लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, और यहाँ मैंने मैसेज लिख दिया और इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या आ गया आपका, कोई एरर आ रही, देखते हैं क्या एरर आई, लेट्स चेक, इंट a डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ओके। ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में चर्चा करेंगे। CLR SCR को आप इंट के ऊपर नहीं ला सकते, इंट के बाद आप यूज कर सकते हो। तो मैं CLR SCR को यहाँ कहीं यूज कर लेता हूँ, ठीक। ये क्यों हुआ इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हो आपने जो a के अंदर वैल्यू दी थी 10, तो वो डिस्प्ले हो गई, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब मैं a की वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ मैंने 10 किया, क्या लिखा, 20, ठीक। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह, ये क्या हुआ, इस बार यहाँ पर क्या आ गया, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। तो सर मैंने तो यहाँ पर a की वैल्यू 20 सेट की थी, पर यहाँ पर तो a की वैल्यू 10 ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रिंटफ स्टेटमेंट में आप जो डबल कोट्स हैं उनके बीच में जो लिखोगे वो एजेटेड टाइप होगा। तो आपने तो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, तो आप यहाँ a की वैल्यू कुछ भी लिखिए, चाहे आप यहाँ पर a को डिक्लेयर ही मत कीजिए, ठीक। चाहे आप यहाँ पर a को डिक्लेयर ही मत कीजिए, मैं इनको कमेंट बना देता हूँ, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, फिर भी उस केस में मैसेज क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, यानी कि आपने a एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर आपने क्या स्टोर किया, 20, पर आप प्रिंटफ में तो क्या लिख रहे हो यहाँ पर 10, जबकि आपको वैल्यू कहाँ से उठानी थी, मेमोरी से उठानी थी, ठीक। तो मेमोरी से वैल्यू उठाने के लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक। यानी कि प्रिंटफ में आप जैसा मैसेज लिखते हो वो मैसेज बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हो जाता है, पर प्रिंटफ के अंदर आप मेमोरी से भी वैल्यू पिक कर सकते हो। उस वैल्यू को पिक करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होता है। जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, जनरली डेसिमल नंबर होते हैं ये, तो %d, या फिर कई केस में आप %m% का साइन और i भी यूज कर सकते हो। फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो होता है m%, या इसको आप %f, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। करेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट लेटर है वही लिए हैं, c करेक्टर c, तो c, फ्लोट से फर्स्ट f तो f, इंट का i तो i भी आप यूज कर सकते हो, पर जनरली इंटीजर को डेसिमल नंबर ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पर d को भी यूज किया गया है। तो प्रोग्रामिंग में अगर आप देखोगे तो जनरली आपको d का ही यूज मिलेगा, इंटीजर के केस में, फ्लोट के लिए %f, करेक्टर के लिए %c। तो ये सभी क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यहाँ पर जो a है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए यहाँ मैं क्या करूंगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, %d, कि मेरी वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। अच्छा, तो %d यानी कि देखिए मैसेज में क्या आएगा कि ये एज इट इज चलेगा, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d। अब %d क्या है कि डिमांड कर रहा है कि मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हूं, किसका, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू लाके दीजिए। किस टाइप की वैल्यू लाके दीजिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू लाके दीजिए। कहां से लाके दीजिए, a से। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये डबल ब्रैकेट खत्म होने के बाद आपको कोमा लगा के सेपरेट करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a, यानी कि वो वैल्यू कहां से आएगी, a, यानी कि %d एक इंटीजर नंबर की वैल्यू डिमांड कर रहा है, किससे, a से। तो ये a क्या करेगा, इसके जो मेमोरी में जो वैल्यू है वो इसको %d को सेंड कर देगा। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, लास्ट 20। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल F9 से हमने किया, तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20। अच्छा, तो सर हम एक बार वैल्यू चेंज करके देखें इसकी जगह, बिल्कुल चेंज करके देखिए। तो हमने a की वैल्यू को सेट कर दिया सपोज 30,
ठीक, अब चला के देखिए कंट्रोल F9, तो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से आप किसी भी डेटा वेरिएबल की वैल्यू को उठा सकते हैं। आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप आना चाहिए, जैसे ए का डेटा टाइप क्या, इंटीजर, तो इंटीजर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %d। ठीक, अच्छा सर हम दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या हमको दूसरी लाइन में लिखना पड़ेगा, आप दूसरी लाइन में भी लिख सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो इंटीजर एक वेरिएबल आपने लिया b, ठीक इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि कोमा लगा के आप सेपरेट करके एक वेरिएबल c। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल है, एक a, एक b और एक c। आप अलग अलग लाइन में भी बना सकते हैं और सिंगल लाइन में भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कितने भी वेरिएबल बना सकते थे, a, b, c, d, और भी नाम रख सकते हो आप, num1, num2। ठीक, जैसे कि मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ आपके लिए कि सर इसी तरह के नाम, तो आप ऐसा भी नाम रख सकते हो। वेरिएबल नेम के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का। तो अब देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे को सर b की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिंट एफ। ठीक, मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, और क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, वैल्यू ऑफ b। ठीक, और b की वैल्यू भी कहाँ से आएगी, मेमोरी से आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया %d। ओके, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कोमा लगा के b। तो b के अंदर अभी क्या वैल्यू है, देखिए b के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा सर इस केस में अगर प्रिंट करके देखें तो क्या b के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट होगी, आप बिल्कुल वैल्यू प्रिंट होगी। क्या वैल्यू प्रिंट होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि आपने जो मेमोरी के अंदर जो स्पेस लिया है, किसने, बी ने जो स्पेस लिया है, उस स्पेस पर पहले से कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, वो वैल्यू यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस केस में वो वैल्यू क्या कहलाती है, 11। एक बार हम चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30, आपने ए की वैल्यू 30 लिखी थी तो ए की वैल्यू 30 डिस्प्ले हो रही है, और बी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए आप देखिए यहाँ पर 12,803, जबकि आपने बी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं की थी, फिर भी बी की वैल्यू क्या आ रही है, 12,803। तो यानी कि 12,803 पहले से इस मेमोरी पर कहीं ना कहीं स्टोर था। इस तरह की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। ठीक, इस तरह की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, इस तरह की वैल्यू को क्या बोला जाता है, गार्बेज वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो आपने कहीं यूज नहीं की, पर क्योंकि आपने वैल्यू स्टोर भी नहीं की तो वो वेरिएबल अपने आप से ही गार्बेज वैल्यू को उठा लेता है। ठीक, तो सर हम जैसा करें, सी के अंदर वैल्यू देखें। अच्छा सारी वैल्यू यहीं देना जरूरी है, नहीं, आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सी की वैल्यू सेट कर सकता हूँ, मैंने सी की वैल्यू सेट की यहाँ पर 5000। ठीक, क्या मैं सर सी की वैल्यू को यहीं प्रिंट कराना जरूरी, नहीं, आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी प्रिंट करा सकते हो। अच्छा num1 की वैल्यू क्या मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सेट कर सकते हो, आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने वैल्यू सेट की सपोज 20। ठीक, अच्छा नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं हम। तो यहाँ मैंने वैल्यू कर दी -100, माइनस का साइन लगा दिया, ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गई। अब मैं वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, बिल्कुल प्रिंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर प्रिंट किया, मैंने प्रिंट एफ कमांड का यूज किया। सर मैं एक ही लाइन में दोनों की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, आप एक लाइन में दोनों की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन चेंज की, मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखा, वैल्यू ऑफ सी किस टाइप की है सर, इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेस %d एंड वैल्यू ऑफ num1। ठीक, या मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ मैसेज को, num1 इक्वल टू, ये भी वैल्यू किस टाइप की है, %d इंटीजर टाइप की है। तो अब यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर, और कहाँ से आएगी, वो सी से। तो यहाँ पर पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो वैल्यू लेगा वो किस वेरिएबल से लेगा, सी से, और दूसरा किससे लेगा, आपका num1 से। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ आपको इन वेरिएबल के नेम को कोमा लगा के सेपरेट करना है। अगर आप कोमा नहीं लगाते हो, ठीक, तो यहाँ पर एरर जनरेट होगी, और इसी तरह से सेमीकोलन लगाना भी जरूरी है, नहीं तो एरर जनरेट होगी। ठीक, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। आप ध्यान में रखेंगे ए की वैल्यू 30 है, बी की कोई वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू 5000 है, और num1 की वैल्यू क्या है, -100। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल F9 से। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30 सही है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 3306, जो हमने कहीं स्टोर नहीं किया, ये क्या है, गार्बेज वैल्यू है। ठीक, तो जितनी बार भी प्रोग्राम कंपाइल होता है
यानी कि जितनी बार ये प्रोग्राम को कंपाइल करोगे वेरिएबल वापस से डिक्लेयर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वेरिएबल बार बार उसी जगह पर ही जाके स्टोर हो, क्योंकि पिछली बार बी की वैल्यू 12,800 थी लगभग, ठीक। तो इसका मतलब पहले बी मेमोरी में किसी दूसरे प्लेस पर एलोकेट हुआ था, इस बार उसकी जगह बदल गई है, तो कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है। सी की वैल्यू देखिए 5000 बिल्कुल सही आ रही है, और num1 की वैल्यू -100 बिल्कुल सही आ रही है। यानी कि आप एक लाइन के अंदर कई सारे वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर सकते हो। आप अलग अलग प्रिंटफ का यूज करके भी डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उसी ऑर्डर में फॉर्मेट स्पेस। अच्छा सर हम इसको उल्टा कर देते तो क्या होता है, एक बार इसको देख के देखते हैं। मान लीजिए आप पहले क्या लिख देते, अच्छा सर अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो हम इसको रन करते हैं, कॉमा नहीं लगाते, देखिए एरर आ गई। मैंने आपसे कहा था ये सब किस तरह की एरर कहलाती है, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स यानी कि आपने लिखने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से पहले ही आपको बता देगा कि भाई आपने लिखने में कहीं ना कहीं गलती की है, और अगर आपने लिखने में गलती की है तो मैं इसको नहीं बदलने वाला, पहले अपनी गलतियों को ठीक कीजिए। इस तरह की गलतियां क्या कहलाती हैं, सिंटेक्स एरर कहलाती हैं। यानी कि आपने कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में कोई गलती की है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ गलती है, ठीक। कॉमा लगाने में आपने गलती की है, और ये लगभग आइडिया दे देता है कि गलती कहाँ पर है। इसी रेड डॉट के कहीं आसपास है, देखिए रेड एक मार्क आ गया, इसके आसपास कहीं गलती है। कई बार एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे भी गलती होती है, तो वो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। और हर कंपाइलर की अपनी एक अलग खूबी होती है, ठीक। कई सारे कंपाइलर आपको जो कह सकते हैं कि हिंट भी दे देते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इसी कंपाइलर में काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं तब हमको किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहिए। किससे, मशीन से। हमको खुद से ही सीखना है, ठीक। अपनी गलतियों से ही सीखना है। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी गलती को खुद ही सही कर दे, क्योंकि अगर आपकी गलतियों को कोई ठीक करने वाला रहेगा तो फिर आपको आपकी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा। तो गलतियां कीजिए, गलतियों से सीखिए, एरर्स आने दीजिए, जितनी एरर्स आएंगी कोई दिक्कत नहीं है, आप एरर को सही करना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मैं यहाँ जानता हूँ कि यहाँ पर क्या गलती की है, मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था इसलिए ये गलती हो रही थी। तो ये मेरा इस समय प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक। कोई भी गलती आप करोगे सिंटेक्स में तो वो एरर देगा। तो यहाँ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, क्या एक डेटा टाइप देखा, किस तरह से लिखते हैं हम इंटीजर। ये आपको पता होना चाहिए कि सारी चीजें आपको स्मॉल में ही लिखनी है, ये एकदम फिक्स्ड है, ठीक। इन्हीं को हम कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक। कीवर्ड का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है, एक शब्द, ऐसे शब्द जो कि लैंग्वेज सी ने रिजर्व कर लिया। रिजर्व मतलब आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहता है कि सर मेरे को एक वेरिएबल बनाना है और उसका नाम मेरे को क्या रखना है, फ्लोट। उसका नाम मेरे को क्या रखना है, फ्लोट। तो क्या मैं इसका नाम फ्लोट रख सकता हूँ? मैंने इसको रन करके देखा तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, देखिए, देख सकते हैं आप, ठीक। उसी लाइन के आसपास एरर आ रही है कि ऐसा नहीं कर सकते। फ्लोट, इंटीजर, करेक्टर, प्रिंट एफ, ठीक, ये क्या है, आपके रिजर्व कीवर्ड है, ठीक। तो कीवर्ड का मतलब ही क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड जो लैंग्वेज सी ने रिजर्व कर रखे हैं कि उनका अपना एक मीनिंग है, आप उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटीजर, तो अभी हमने एक कीवर्ड देखा, क्या, इंटीजर, जो क्या है, डेटा टाइप है, ठीक। तो और इसके हमने कुछ वेरिएबल बनाए और उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करके देखा, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि सर हम इसी प्रोग्राम के अंदर क्या हम फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर आप एक वेरिएबल हमने लिया, ठीक, फ्लोट। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम प्रोग्राम के बीच में भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो प्रोग्राम के बीच में भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो, वो कंपाइलर पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका प्रोग्राम आप डॉट, देखिए यहाँ पर देखिए आपकी जो फाइल सेव हुई है किस नाम से हुई है, वेरिएबल मैंने नाम रखा है शॉर्टकट में डॉट सी, यानी कि लैंग्वेज सी की फाइल है। अगर इसी कंपाइलर में मैं इसको C++ में सेव कर देता हूँ, ठीक, तो वो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा .cpp। तो उस केस में आप डिक्लेरेशन, यानी कि ये जो आप स्टार्टिंग बता रहे हो, किसी भी जगह पर कर सकते हो, पर लैंग्वेज सी के अंदर आपको सारे के सारे डिक्लेरेशन कहाँ करने होते हैं, स्टार्टिंग में ही करने होते हैं। तो मैं अगले एग्जाम्पल में यहाँ एक्सटेंशन CPP ले लूंगा और उसके साथ भी आपको एक दो चीजें और समझा दी जाएंगी। तो देखिए, फ्लोट, फ्लोट के बाद मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, नाम कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने रख दिया x, ठीक, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने नाम क्या रख दिया, y, ठीक। दो वेरिएबल मैंने ले लिए। तो इसी प्रोग्राम में मैं कर लेता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि इन स्टेटमेंट को मैं कमेंट बना देता हूँ, जिससे कि आपको ये परेशान ना करे, ठीक। इन स्टेटमेंट को कमेंट बना देते हैं या फिर हम इनको डिलीट ही कर देते हैं। तो इनको डिलीट करने के बाद
फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, तो अभी मैं सिर्फ फ्लोट की बात करूंगा। तो आप देखिए फ्लोट के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स और एक वाई। मैं यहाँ पर y की वैल्यू सेट कर देता हूँ, क्या कोई वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैं लिख दिया 3.123। ठीक, ये y की वैल्यू ले दी, और x की मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की। पहले हम प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं प्रिंट किया, प्रिंट के लिए प्रिंट एफ कमांड का यूज किया। यहाँ पर हमने एक मैसेज लिखा, ठीक, लाइन चेंज कर दी, वैल्यू ऑफ x, ठीक, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, तो इस बार फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा मेरा, परसेंटेज f। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया परसेंटेज f, एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, परसेंटेज f। ठीक, तो ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। मेरे को सिर्फ इतना ही मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ डबल कोट्स का एंड कर दूंगा। अगर आपको कुछ और लिखना था तो आप उसके अंदर लिख सकते थे। फिर कोमा लगा के पहले वेरिएबल का नाम क्या है मेरा x, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है y। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस केस में क्या होगा कि प्रिंट एफ का काम है कि मैसेज को एज इट इज प्रिंट करता है। सबसे पहले वो एक लाइन चेंज करेगा, फिर दूसरी लाइन चेंज करेगा, फिर एक स्पेस आएगा, फिर मैसेज प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू। जैसे ही उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेगा वो क्या कहेगा कि मेरे को भाई यहाँ वैल्यू लाके दो। कौन देगा, पहला वेरिएबल कौन है, x अपनी वैल्यू यहाँ लाके दे देगा। अब देखिए x के अंदर तो हमने कुछ स्टोर किया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। फिर कंटिन्यू एंड प्रिंट होगा, स्पेस y, फिर इक्वल का साइन, फिर से क्या आ जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो दूसरे नंबर के वेरिएबल से डिमांड करेगा, किससे, y से, कि मेरे को यहाँ अपनी वैल्यू ला के दीजिए। तो y किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। उसकी वैल्यू क्या सेट की है मैंने, 3.123। वो वैल्यू यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगी। चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए तो वैल्यू ऑफ x क्या आया 0.000 और y क्या आया 3। ठीक, अच्छा अब आप कहोगे कि सर y की वैल्यू तो मैंने 3.123 दी थी, पर यहाँ तो 3.123 और उसके बाद भी 3 जीरो आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए फ्लोट जो वेरिएबल होता है, जब आप उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू डिस्प्ले करता है। यानी कि अगर आपने उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, ठीक, तो फ्लोट वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपने आप ही पॉइंट के बाद 6 वैल्यू तक डिस्प्ले करेगा। तो एक और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू सिर्फ क्या दे देता, 2 दे देता। ठीक, 2 दे देता, तो क्या सर ये अभी भी 6 वैल्यू डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये तो 2 है। तो चेक करते हैं, कंट्रोल F9। ठीक, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए 2.000000 6 टाइम 0। ठीक, तो सर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो रेस्ट्रिक्शन हम सीखेंगे, पर फिर भी टॉपिक चल रहा है तो बता देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन के लिए मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे को x की वैल्यू में पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 ही डिजिट चाहिए, तो यहाँ आप परसेंटेज और f के बीच में क्या लिख दोगे, 0.2। ठीक, और यहाँ आपने कहा कि मेरे को y के अंदर मैक्सिमम 4 ही डिजिट चाहिए, तो आप परसेंटेज और f के बीच में क्या लिख दोगे, 0.4। ठीक, यहाँ मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ 25.89765। ठीक है, मैंने खुद ही ज्यादा डिजिट की वैल्यू ली है और यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए x के अंदर क्या लिया है मैंने 25 पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 डिजिट तक वैल्यू है। जबकि मैं इसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्या, 0.2, यानी कि पॉइंट के बाद, यानी कि आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए 25.89। और y के अंदर क्या लिखा है मैंने 3.12। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या आती है y की 3.120000, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट। पर अब मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 4 डिजिट के लिए, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 3.1200। आइए चेक करते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल F9, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ x क्या है 25.90 और y की वैल्यू क्या है 3.1200। तो रेस्ट्रिक्शन हो गया है। और साथ में आप देख सकते हो कि जो 0.89 है उसने उसको राउंड फिगर भी कर दिया। ये भी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की खासियत होती है कि ये इस वैल्यू को राउंड फिगर कर देता है, क्योंकि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा था, तो इसलिए ये यहाँ पर जाके क्या बन गया, ये 90 बन गया। ठीक, तो इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो इसको कहते हैं हम आपको इसको मैनिपुलेट कर दिया हमने। अच्छा, तो फ्लोट का एक एग्जांपल हमको समझ में आ गया। अच्छा सर एक चीज़ और पूछनी थी कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह y लिख दूँ और y की जगह x लिख दूँ तो क्या होगा। देखिए तो क्या होगा, आपने x की जगह लिख दिया y और y की जगह लिख दिया x, तो उस केस में क्या होगा देखिए। और मैं यहाँ से अभी ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इसको प्रोग्राम को नॉर्मल कर देते हैं हम। ठीक, इस केस में क्या होगा देखिए,
प्रिंट एफ अपना काम एज करेगा जैसे करता है। ये क्या बोलेगा कि भाई मेरे को एफ की यहाँ पर एक वैल्यू ला के दो, किस टाइप की, फ्लोट टाइप की, कहाँ से, पहले वेरिएबल से। तो वाई, पहला वेरिएबल कौन है, वाई, तो वाई यहाँ पर अपनी वैल्यू यहाँ पर भेज देगा। तो वाई की वैल्यू क्या है, 3.12। तो मैसेज क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू 3.12, और यहाँ पर ये प्रिंट होगा एंड वाई इक्वल टू परसेंटेज एफ। दूसरा वाला क्या बोलेगा, दूसरे वेरिएबल से कि आप मेरे को अपनी वैल्यू ला के दो। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 25.89765, तो वो वैल्यू यहाँ पर लाके रख देगा। यानी कि x में तो किसकी वैल्यू दिखाई देगी, y की, और y में किसकी वैल्यू दिखाई देगी, x की। पर एरर कोई भी नहीं आएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि इस केस में कोई एरर आएगी, तो कोई भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर आप जैसा काम कराओगे वैसा करके देगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई कंप्यूटर सोच रहा है कि आपने तो यहाँ एक्स लिखा है और वाई लिखा है और यहाँ आपने उल्टा लिख दिया है, तो आपको वो वार्निंग दे दे या कोई एरर दे दे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक, तो कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग आप लगाते हो। आप जो प्रोग्राम बनाओगे वो उस तरह का आउटपुट आपको करके देगा। पर अगर आप लिखने में कोई गलती कर रहे हो, यानी कि सिंटैक्स एरर कर रहे हो, तो बता देगा कि भाई ये सिंटैक्स एरर है, ये नहीं चलेगी। पर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहलाती है लॉजिकल एरर। लॉजिक यानी जो भी आपने लॉजिक बनाया, अपने दिमाग से जो लॉजिक बनाया, ठीक, उसमें आपने गलती की, तो उसकी टेंशन कंप्यूटर को नहीं है। ठीक, उसकी टेंशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। आउटपुट देखिए, कंट्रोल F9, देखिए x के अंदर तो y की वैल्यू दिखाई दे रही है और y के अंदर x की वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक, तो कोई भी एरर नहीं आएगी, आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। ठीक, फिर दूसरा कि सर एक और हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर बचा है, करेक्टर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंट टाइप के वेरिएबल ले लिए। ठीक, मैं इनको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, एक कम कर देता हूँ। ठीक, एक इंट टाइप के वेरिएबल ले लिए मैंने, यहाँ पर फ्लोट टाइप के वेरिएबल ले लिए एक्स वाई। ठीक, और अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूंगा करेक्टर टाइप का। ठीक, तो यहाँ पर मैंने करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप किसी पर्सन का नाम रख सकते हो, ठीक, किसी सिटी का भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैंने रख दिया भरतपुर। ठीक, सिटी का नाम भी रख सकते हो। बस यही है कि जो भी नाम आपने रखा है आपको सेम वही यूज करना है। अगर आपने कोई और नाम यूज किया तो वो एरर देगा। उसको भी हम अभी इसी एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। इन लाइनों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि क्या इस तरह किस तरह से काम करेगा। ठीक, तो मैं दो करेक्टर ले लेता हूँ, करेक्टर भरतपुर, और एक और मैं करेक्टर ले लेता हूँ दूसरा। ठीक, दूसरे का नाम ले लिया मैंने GWPC। ठीक, तो मैं कोई भी करेक्टर ले सकता हूँ। ठीक है, और करेक्टर का नाम छोटा भी हो सकता है। जनरली हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वेरिएबल का नाम क्या लें, छोटा ही लें। ठीक, पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा नाम ले रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल के नेम का यूज हम प्रोग्राम में काफ़ी बार करते हैं, बार बार करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वेरिएबल का नाम छोटा रहे, जिससे कि आपको उसको बार बार लिखने में परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पर GWPC नाम का एक जो वेरिएबल है, GWPC नाम का एक जो वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर कर देता हूँ, कोई भी एक करेक्टर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। अब देखिए करेक्टर को स्टोर कैसे करते हैं, इसको हमको समझना है। तो मैं अगर यहाँ पर कैपिटल A स्टोर कर देता हूँ, ठीक, और मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रही है। एरर क्या आ रही है कि ये A को पहचान नहीं पा रहा है। ठीक, A को नहीं पहचान पा रहा है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि जितने भी करेक्टर कांस्टेंट हैं उसको आपको सिंगल कोट्स में लिखना होता है। इस तरह से सिंगल कोट्स के अंदर आपको उसको बंद करके लिखना होता है। ठीक, जैसे कि A है तो A को हमने सिंगल कोट्स में बंद किया, B को भी हम किस में बंद करेंगे, सिंगल कोट्स में, E को भी सिंगल कोट्स में, T को भी सिंगल कोट्स में। ठीक, तो किसी भी करेक्टर कांस्टेंट को, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट थे ये 56 3000, ये फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू थी, और ये करेक्टर कांस्टेंट है। तो ये रूल है कि करेक्टर कांस्टेंट को आपको विद इन सिंगल कोट्स लिखना होता है। और किस तरह का सिंगल कोट, ये वाला सिंगल कोट जिसका कि टेल लेफ्ट साइड में जा रहा हो। ठीक है ना, एक सिंगल कोट ये भी है पर ये काम नहीं करेगा। ठीक, ये सिंगल कोट का टेल किधर जा रहा है, राइट साइड में, पर आपको वो सिंगल कोट यूज करना है जिसका दोनों का टेल किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में, यानी कि देखिए इसकी जो पूंछ है वो पीछे की तरफ लेफ्ट में जा रही है। ठीक, तो अब ये काम करेगा। तो अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट, तो रन किया पर आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है, GWPC वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दी है A, पर मैंने उसके अंदर उसको प्रिंट नहीं किया है। यानी कि आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे हो तो मॉनिटर स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक, अच्छा, इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है, GWPC को तो प्रिंट करने के लिए हम जानते हैं कि सर हमको प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना होता है, और वहां पर हम सर थोड़ा सा लाइन चेंज कर दें जिससे कि साफ साफ दिखाई दे, और एक मैसेज जैसा आप लिखना चाहो वो मैसेज आप लिख सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं कि वैल्यू लिखो, आप कुछ और भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक, जैसे कि आपने मान लीजिए मैं लिखा कि
करेक्टर नेम, और जो भी आप करेक्टर नेम ऑफ GWPC, या कोई भी आपने नाम लिख सकते हो, मैं लिख दिया यहाँ पर GWPC, ठीक है। और इक्वल टू, ठीक, आप बारीक कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करें, मैं कुछ यहाँ पर बारीक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उनको समझने का प्रयास करें। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया मैंने %C, ठीक, और यहाँ इतना ही मैसेज मैं चाहता था, और इसकी वैल्यू मैं कहाँ चाहता हूँ, GWPC से चाहता हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैं इसको यहाँ पर रन करके देखता हूँ, देखिए क्या होगा, क्या कोई एरर आएगी या जनरेट होगा। देखिए यहाँ पर एक एरर आई है, बिल्कुल सही, यहाँ पर एक एरर आई है, ठीक। तो एरर क्या आई है, ये बोल रहा है अनडिफाइंड सिंबल GWPC की। भाई ये जो GWPC है मैं इसको जानता ही नहीं। तो बोले सर अभी तो ये सबको जानता था, ए को भी जानता था, एक्स को भी जानता था, GWPC को क्यों नहीं जानता था। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो मैंने वेरिएबल लिया है इसके अंदर जो GWPC लिखा है वो क्या है आपका, स्मॉल केस में, सारे लेटर क्या है स्मॉल केस में, और जबकि यहाँ पर सारे लेटर क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि इस तरह के GWPC को मैं नहीं जानता। आप यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था आपको, स्मॉल में GWPC। क्या अब सर ये चलेगा, देखिए चला के देखते हैं, कंट्रोल F9, देखिए करेक्टर नेम ऑफ GWPC इक्वल टू A, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। तो फिर कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ भी तो आपने कैपिटल GWPC लिखा था, इसमें एरर क्यों नहीं आई, जबकि यहाँ पर आपने GWPC लिखा कैपिटल तो एरर आ गई, ठीक। तो देखिए ये तो क्या है, एक मैसेज है, डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे वो उसको एज इट इज, मैंने बताया था जैसे का तैसा प्रिंट करता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप इसके अंदर आप किसी का नाम नहीं लिख सकते। भाई मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया मोहित, ठीक, तो इसको कोई इससे लेना देना नहीं है कि मोहित कौन है, नहीं है, इस प्रोग्राम से मोहित का कोई लेना देना है या नहीं है, ये मोहित को भी प्रिंट कर देगा, आप जो लिखोगे वो लिख देगा। देखिए मोहित भी आ गया, करेक्टर नेम ऑफ मोहित GWPC इक्वल टू A। तो आप कोई भी नाम लिख दोगे वो यहाँ पर एज इट इज डिस्प्ले करेगा, ठीक। तो यहाँ ने आपने GWPC कैपिटल लिखा तो इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। पर ये क्या था, %C डिमांड कर रहा था कि मेरे को एक करेक्टर टाइप की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी कहाँ से, वेरिएबल से। वेरिएबल का नाम क्या है, GWPC, यानी कि आपने इसके नाम से एक मेमोरी बनाई थी जहां पर आपने क्या स्टोर किया था, A स्टोर किया था, पर आपने यहाँ GWPC के क्या लिख दिया, कैपिटल GWPC, या आपने सिर्फ लिख दिया GPC। सपोज आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, GPC, तो बोलेगा कि मैं GPC को जानता ही नहीं, क्योंकि %C तो क्या बोल रहा है कि मेरे लिए वैल्यू कहाँ से लाई है, GPC से, और ये ढूंढना है मेमोरी में किसको, GPC को, और GPC पूरी मेमोरी में कहीं है ही नहीं, क्योंकि मेमोरी में तो सिर्फ क्या है, A X Y भरतपुर और GWPC। इसलिए ये यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, एरर दे रहा है, ठीक। ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड सिंबल GPC, मैं GPC को जानता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा जो आपने यूज किया है। स्मॉल तो स्मॉल लेटर लेने पड़ेंगे, कैपिटल तो आपको कैपिटल लेटर लेने पड़ेंगे। अच्छा क्या सर मैं भरतपुर के जो वेरिएबल उसको प्रिंट करके देखें, तो करके देखते हैं, नेक्स्ट इसी लाइन में कर लेते हैं, ठीक। एंड अदर, ठीक, मैं कोई मैसेज अदर इक्वल टू %C, ठीक। और यहाँ मैंने दूसरा, ठीक, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा वैल्यू का नाम छोटा लेना चाहिए, क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है, भरतपुर, ठीक है। देखिए इसका ये नुकसान हुआ कि ये आपको आगे चला गया, यहाँ पर यूज़ किया। सर मैं इसको चला के देखूँ, बिल्कुल चला के देखिए, कंट्रोल F9, इसको चला के देखा तो देखिए क्या आ रहा है, करेक्टर नेम ऑफ A इक्वल टू A, वो तो सही आ रहा है, पर इसका देखिए क्या आ रहा है, A के ऊपर एक स्टार जैसा बना रहा है, यानी कि ये क्या है, वही गार्बेज वैल्यू, जो मैंने आपको गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था। क्योंकि भरतपुर नाम के वेरिएबल के अंदर आपने कोई भी करेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं की है, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, इसकी गार्बेज वैल्यू, ठीक। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके भरतपुर वाले को और आपको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करके बताता हूँ, जिससे कि हम कुछ और बारीक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और भरतपुर का जो वेरिएबल नेम है वो भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक, मैं इसको कर देता हूँ CH, ठीक, तो जिससे कि लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो मैंने इसको कहा प्रिंट F, ठीक, लाइन चेंज कर दी मैंने, ठीक, वैल्यू ऑफ CH इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफाई %C, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ये CS से आएगी, ठीक। तो वो आप ध्यान रखना कि डबल कोड के अंदर आप कुछ भी में से लिखो, कोई एरर नहीं आने वाली है, ठीक। डबल कोड के बाहर आपको वही वेरिएबल नेम यूज करने हैं जो एक्चुअल में है। तो यहाँ पर मैं CH के अंदर वैल्यू सेट कर देता हूँ, ठीक,
कोई वैल्यू मैं यहाँ पर देता हूँ। सपोज मैंने सी एच के अंदर कोई वैल्यू सेट कर दी, ठीक, स्मॉल भी दे सकते हैं, मैंने लिख दिया स्मॉल बी, ठीक है, और ये मैंने इसको सेमीकोलन लगा कर दिया। तो अब GWPC नाम के वेरिएबल में तो है कैपिटल ए और CH नाम के वेरिएबल में स्मॉल बी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए GWPC में तो क्या आ गया, कैपिटल ए, और CH में क्या आ गया, बी। ठीक, अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, आस्की वैल्यू का। आप बोलोगे सर ये क्या है आस्की वैल्यू, ठीक, तो आस्की वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कि थियोरेटिकल क्लास में आप समझ सकते हो, ठीक। उसके लिए भी एक लेक्चर अभी आएगा जिसमें कि मैं आस्की वैल्यू को डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर अभी सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं आस्की वैल्यू, ठीक। तो हर एक कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है आस्की वैल्यू, जैसे कि आपने लिखा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65। इसी तरह से कैपिटल बी की आस्की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66, फिर कैपिटल सी की 67। इसी तरह से वैल्यू बढ़ती हुई जाती है, कहाँ तक जाएगी, 90 तक। यानी कैपिटल जेड की आस्की वैल्यू क्या रहेगी, 90। इसी तरह से स्मॉल ए की कैपिटल वैल्यू क्या होती है, 97। तो स्मॉल बी की आस्की वैल्यू क्या हो जाएगी, 98। ये भी इसी तरह से बढ़ती हुई जाती है, ठीक। तो आस्की वैल्यू का यूज क्या होता है ये हम कुछ बाद में समझेंगे, पर आस्की वैल्यू देखिए दिखने में कैसी है, इंटीजर टाइप की है। 65 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है, और 98 भी किस टाइप की वैल्यू, इंटीजर टाइप की है। तो आप आस्की वैल्यू का यूज करके भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको समझें, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि सी की आस्की वैल्यू भी डिस्प्ले हो साथ में। प्रिंट एफ, मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया /n, ठीक, आस्की वैल्यू मैसेज में लिखा मैंने आस्की वैल्यू ऑफ CH इज इक्वल टू क्या लगाना है मेरे को, फॉर्मेट स्पेस %d, क्योंकि वो वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, और वैल्यू कहाँ से आएगी, CS से, ठीक है। तो इस केस में ये अपनी आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा। एक बार आउटपुट देख लेते हैं, फिर इसको समझना आसान रहेगा। तो देखिए आस्की वैल्यू ऑफ CH इक्वल टू 98। इसी तरह से मैं GWPC की आस्की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मैं इस स्टेटमेंट की कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं CH की जगह क्या लिख देता हूँ, GWPC ये लिख देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए कैरेक्टर ए की आस्की वैल्यू क्या आ रही है, 65, और स्मॉल बी की आस्की वैल्यू क्या आ रही है, 98। तो इनको चेंज करके भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसको कैपिटल Z कर देता हूँ, कैपिटल Z, और इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल a, ठीक है। इसकी आस्की वैल्यू चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए Z की आस्की वैल्यू क्या आ रही है, 90, और स्मॉल a की आस्की वैल्यू क्या आ रही है, 97, ठीक। यानी कि ये आस्की वैल्यू। तो सर इसका फायदा क्या हुआ कि आप अगर करेक्टर कांस्टेंट की जगह, कई केस में ऐसा होगा, भी आगे प्रोग्राम आएंगे कि आप आस्की वैल्यू का यूज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं GWPC में Z को स्टोर ना करके मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही क्या स्टोर कर देता, 90 स्टोर कर देता, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या स्टोर कर देता, 90 स्टोर कर देता, और यहाँ पर CH के अंदर मैं स्मॉल a स्टोर ना करके क्या स्टोर कर देता, 97 स्टोर कर देता। तो क्या ये काम करता, देखते हैं एक बार, क्या ये काम करता। तो देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक। यानी कि आपने GWPC में स्टोर तो क्या किया है, 90, ठीक, पर GWPC है किस टाइप का, करेक्टर टाइप का। तो ये मान लेगा कि 90 क्या है, आस्की वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, कैपिटल Z, और CH भी किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, ठीक। तो यहाँ पर भी 97, यानी कि इसके अंदर भी क्या स्टोर होने वाला है, स्मॉल a। तो जब आपने डिमांड की कि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर से कि मेरे को एक वैल्यू ला के दो, कौन भाई, GWPC, आप अपनी वैल्यू ला के दो, तो GWPC के अंदर क्या स्टोर था, 90, ठीक। पर क्योंकि GWPC करेक्टर टाइप का है, तो वो 90 को डिस्प्ले ना करके क्या डिस्प्ले करेगा, उसके रेस्पेक्टिव जो करेक्टर है, यानी कि क्या डिस्प्ले हो रहा है, कैपिटल Z, ठीक। तो ये आस्की वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। डिटेल में इसको हम जब इसके प्रोग्राम आएंगे आगे, जब हम आस्की वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक। बस अभी आपको समझना है कि आस्की वैल्यू क्या होती है, करेक्टर, हर एक करेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है, ठीक। आस्की का फुल फॉर्म भी है, ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है।
यानी कि ये आपके जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा हूँ उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी मशीन और मशीन से वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड बना दिया है किसने, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टैंडर्ड बना दिया है, उसको क्या नाम दिया है, आस्की। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, आज हमने इस लेक्चर में 3 नए बेसिक डेटा टाइप के बारे में जानकारी ली। पहला था इंट, दूसरा था फ्लोट, तीसरा था करेक्टर। इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज कर सकते हो %d, फ्लोट के लिए %f और करेक्टर के लिए %c। फिर आपने देखा साथ में वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे कि ch वेरिएबल है, यहाँ पर 97 लिखा तो वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, जैसे कि मैं यहाँ पर 97 लिखा तो वैल्यू क्या आ रही थी स्मॉल a, यहाँ पर आप 100 लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक, स्मॉल d। तो आप वेरिएबल यानी कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके साथ आपने क्या देखा, एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम प्रिंटफ के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो एक स्टेटमेंट में एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हो। सेम आप यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आप एक लाइन में सिंगल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप एक लाइन में कई सारे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक, यह आप ध्यान रखना है। इस कंपाइलर में अगर आप काम कर रहे हो लैंग्वेज सी के अंदर तो CLR SCR को इन सभी डिक्लेरेशन के बाद में यूज करना, अदरवाइज ये एरर जनरेट करता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप अपनी तरफ से कुछ नए प्रोग्राम बना के देखें, कोई भी वैल्यू लेके देखें, एरर से ना डरें, एरर आने दें। जितनी एरर आएंगी उतने ही अच्छे से आप इसको सीख पाओगे। थैंक यू।